नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का बेहद खास चुनावी कार्यक्रम घोषणा पत्र। जैसा कि आप जानते हैं, 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। हर दल ये जोर आजमाइश कर रहा है कि कैसे वो जनता को लुभाए, और जनता को लुभाना है तो जरूरी है कि आपके पास हो एक ठोस घोषणा पत्र। एबीपी न्यूज अपने इस बेहद खास कार्यक्रम के जरिए तमाम दलों के नेताओं को अपना ये मंच देता है ताकि वो यहाँ आए और जनता के सामने अपना घोषणा पत्र रखें और ये बताएं कि आखिरकार जनता उन्हें वोट दे तो क्यों दे। और इसी कड़ी में आज के हमारे बेहद खास मेहमान है वो शख्स जिनके हाथों में है दिल्ली की कमान, जिनका राजनीतिक जन्म एक आंदोलन से हुआ। वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल के साथ इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल। अरविंद केजरीवाल हमारे बीच में मौजूद है और इस शो की परंपरा है कि जो भी नेता मंच पर होते हैं हम उन्हें मौका देते हैं कि वो एक बार आएं और अपना घोषणा पत्र जनता के सामने रखें ताकि जनता ये तय करे कि उन्हें वोट देना है या नहीं देना है। तो अरविंद जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल। पंजाब गुरुओं की धरती है, बहुत पवित्र धरती है। पंजाब के लोग चाहे किसी धर्म के हों, किसी जात के हों, पंजाबी बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। इसके बावजूद भी पंजाब की दुर्दशा हो चुकी है, पंजाब का बुरा हाल है। क्यों? इसके लिए जिम्मेदार हैं वहाँ के नेता और वहाँ की पार्टियाँ, वहाँ की सियासत, वहाँ की गंदी राजनीति। जब से पंजाब अलग राज्य बना तब से लेके आज तक 25 साल लगभग कांग्रेस का शासन रहा और 19 साल लगभग बादल परिवार का शासन रहा। 25 साल कम नहीं होते, 19 साल कम नहीं होते। अगर 5 साल के अंदर दिल्ली के अंदर हमने इतना शानदार काम कर दिया तो 25 साल में तो कर सकते थे, 19 साल में तो कर सकते थे। लेकिन इन पार्टियों ने केवल भ्रष्टाचार करने के सिवा कुछ नहीं किया। इन नेताओं ने भ्रष्टाचार करने के सिवा कुछ नहीं किया। इन्होंने पंजाब को बर्बाद कर दिया। आज पंजाब की अगर कोई उम्मीद है तो वो एक ही उम्मीद है, पंजाब का आम आदमी, पंजाब की 3 करोड़ जनता। अगर ये 3 करोड़ जनता एक साथ आ जाए और इन पुरानी सियासी पार्टियों को और नेताओं को उखाड़ के फेंक दे तो 3 करोड़ लोगों के साथ मिलके हम लोग एक नया पंजाब खड़ा कर सकते हैं। पंजाब में सबसे पहला काम आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पे हम करेंगे वो है भ्रष्टाचार ख़त्म करना। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है। इन नेताओं ने लूट लूट के पंजाब को बड़े बड़े होटल बना लिए, इतनी सारी ज़मीनें खरीद लीं, न जाने कितना इन्होंने इतना पैसा जमा कर लिया। 7-7 पीढ़ियाँ इनकी, 10-10 पीढ़ियाँ इनकी घर बैठ के खा सकती हैं, इतना पैसा इन्होंने कमा लिया। अब ये बंद करेंगे, भ्रष्टाचार बंद करेंगे। एक एक पैसा सरकार का जनता के ऊपर खर्च होगा, जैसे हमने दिल्ली में करके दिखाया। पहले दिल्ली में भी घाटे का बजट आता था, पहले दिल्ली भी कर्जे में थी। आज 5 साल के अंदर हमने दिल्ली का सारा कर्जा ख़त्म कर दिया, सारे घाटे का बजट ख़त्म कर दिया, फ़ायदे का बजट आता है। हमें करना आता है, दिल्ली में करा है, पंजाब में भी कर देंगे। दूसरा मुद्दा है नशा। आज पंजाब का युवा, उसके पास रोज़गार नहीं है, तो बहुत सारे युवा तो विदेश चले जाते हैं और बहुत सारे युवा जो हैं वो नशे की अंदर डूबे हुए हैं, नशे में डूबे हुए हैं। नशा ख़त्म करेंगे। तीसरा मुद्दा है स्कूलों का। आज पंजाब के स्कूलों का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का। अभी मनीष सिसोदिया जी गए थे। मनीष सिसोदिया जी वहाँ के सीएम चन्नी साहब के ही हलके में चले गए, वहाँ का सरकारी स्कूल देख के आए। सरकारी स्कूल के नाम पे वो धब्बा है। बहुत बुरा हाल था उस सरकारी स्कूल का। 2007 से चन्नी साहब वहाँ पे उस हलके के एमएलए हैं। मैं सोच रहा था अगर 15 साल के अंदर एक एमएलए अपने हलके का स्कूल ठीक नहीं करा पाया
तो पंजाब क्या संभालेगा? हम स्कूल ठीक करेंगे, दिल्ली में स्कूल ठीक करें, स्कूल ठीक करने आते हैं, अच्छी शिक्षा देंगे अपने बच्चों को, और अच्छी शिक्षा अगर बच्चों को मिलेगी तो वो बड़े होकर बड़े आदमी बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, अपने माँ बाप को संभालेंगे, अपने परिवार को अच्छा बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे जैसे दिल्ली में बनाए। हर पिंड के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, लगभग 16,000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने की ज़रूरत पड़ेगी पूरे पंजाब में। इसका पूरा हमने खाका तैयार किया है। दिल्ली के हर नागरिक को हमने एक सुविधा, एक सुरक्षा चक्र दिया है। दिल्ली में किसी के घर में कोई भी बीमार हो जाए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, उसका पूरा इलाज फ्री है दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में। अगर एक क्रोसिन की दवाई चाहिए वो भी, कोई टेस्ट कराना है वो भी, और अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाए 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख का ऑपरेशन का खर्चा है वो भी, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। पंजाब के लोगों को भी ये सुरक्षा चक्र देंगे। किसी को भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई पंजाब में अब बीमार होगा उसको पैसे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे अस्पताल बनाएंगे, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, उनको अच्छा इलाज देंगे और फ्री इलाज देंगे। पंजाब के अंदर रोज़गार पैदा करेंगे, उसके लिए बहुत सारे प्लान हमने बनाए हैं। खेती को ठीक करने की ज़रूरत है, इंडस्ट्री को ठीक करने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री छोड़ के जा रही है पंजाब, इंडस्ट्री को ठीक करने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री को वापस लेके आना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री खुल सके। रेड राज ख़त्म करना है, इंस्पेक्टर राज ख़त्म करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार बढ़ सके। तो युवाओं को रोज़गार देंगे। और आखिर में एक ही चीज़, महिलाओं के लिए हमने ऐलान किया है कि 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1,000 रुपये प्रति महीना हमारी सरकार देगी। सो बाकी बातचीत पटियाल साहब के साथ होगी। नमस्कार साहब। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल अरविंद केजरीवाल से ये रहा कि केजरीवाल साहब, आप पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, सब जगह पार्टी आपके नाम, आपके काम पर लड़ रही है। आप कहाँ के सीएम बनेंगे? आप खासकर यूपी और पंजाब जैसे बड़े राज्यों में आप अपनी पार्टी का चेहरा साफ क्यों नहीं करते? क्या कोई चेहरा है नहीं या आप साफ करना नहीं चाहते? पंजाब में कांग्रेस का चेहरा कौन है? पंजाब में तो बहुत से चेहरे हैं उनके पास। हमारे पास भी बहुत से चेहरे हैं। बताइए। रोज आप लोग टीवी में चलाते रहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं भगवंत मान जी हैं, राजेवाल जी हैं, सिद्धू जी हैं, बाजवा जी हैं, कभी बहुत सारे नाम आप लोग चलाते तभी तो आपसे पूछ रहे हैं आज। उनसे भी पूछे, वो तो रूलिंग पार्टी है। चलिए वो आएंगे, उनसे पूछ लेंगे। आप तो बता ही दीजिए आज। देखिए, चेहरा हम पहले भी ऐलान कर चुके हैं, चेहरा ऐलान करेंगे लेकिन समय आने पे करेंगे। सीएम का चेहरा का ऐलान बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद चुनाव गिरना नहीं चाहिए, उसके बाद चुनाव उठना चाहिए, उसके बाद चुनाव आंधी बन जाना चाहिए। तो ज़्यादा जल्दी डिक्लेयर करना सही वो नहीं है स्ट्रैटेजी। तो हम करेंगे लेकिन थोड़ा चुनाव के करीब आने पे करेंगे। घोषणा होने के बाद, चौन याफ्ता के बाद ही करेंगे किसी टाइम। चेहरा ढूंढ लिया आपने? उस पर चर्चाएं चल रही हैं अभी। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 2017 में 20 विधायक बने, उनके 20 में से 9 विधायक अब जा चुके हैं। क्या वजह है? क्या आप लोगों को साथ नहीं रख पा रहे हैं या उन लोगों को आप पे भरोसा नहीं रहा इसलिए चले जाते हैं? और ये सवाल मेरा आपसे पूछना इसलिए भी बनता है क्योंकि जब आपने राजनीति की शुरू, उसके बाद से लेकर अब तक आपके बहुत सारे साथी आपके साथ नहीं हैं। तो पंजाब और आपकी राजनीति की शुरुआत के परिप्रेक्ष्य में ये सवाल बनता है। देखिए, एबीपी न्यूज़ जितने छोड़ के गए होंगे उससे कम ही छोड़ के गए हमारे यहाँ। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में लोग आते भी हैं, लोग जाते भी हैं। ऑर्गेनाइजेशन ज़िंदा रखने के लिए उसकी विचारधारा और उसका काम ज़रूरी होता है। हमारा काम बोलता है। दिल्ली के काम की चर्चा आज देश ने विदेशों में होती है। दिल्ली के स्कूल को देखने के लिए ट्रंप साहब की वाइफ आई थी। मेरे को ये बता दो कि ट्रंप साहब की वाइफ पूरी दुनिया में और कौन सा स्कूल देखने गई थी? केवल दिल्ली का स्कूल देखने के लिए आई थी। हमारे चर्चे अमेरिका में हो रहे हैं। तो काम बोलना चाहिए। तो मैं ये मान लूं कि दूसरी चीज में उन्होंने आपका काम सराहा नहीं? वो तो उन्हीं से पूछिए। पर अभी रिसेंटली जो लोग छोड़ के गए हैं, मैं उसका बता देता हूँ। चुनाव जब आते हैं
कुछ लोगों को टिकटें मिलती हैं, कुछ को टिकटें नहीं मिलती हैं। तो जिनको टिकटें नहीं मिलती हैं वो फिर नाराज़ होते हैं, पार्टी उनको मनाने की कोशिश करती है, कुछ मान जाते हैं, कुछ नाराज़ होकर छोड़ के चले जाते हैं। तो वो तो मसला टिकट का है। मसला टिकट का है, वो उनको टिकटें नहीं मिली तो वो छोड़ के चले गए। मेरे मेरी सहयोगी कांग्रेस से दीवार- निवेदन है कि उनको टिकटें जरूर दे, वो जहाँ कांग्रेस में गए हैं अगर वहाँ भी टिकटें नहीं मिली तो उनके साथ धोखा हो जाएगा। अगला सवाल दिवांग की तरफ से आ रहा है, आपकी तरफ। एक जो बात कही जाती है आम आदमी पार्टी की, जो आपने भी जिसका उल्लेख किया, स्कूल मोहल्ला क्लिनिक, इसके अलावा जो केजरीवाल ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की तरह से होता है मुफ्त की, जिसमें आप बात करते हैं, मुफ्त की घोषणाएं करते हैं। मैं आपसे एक एज ए प्रिंसिपल इस पर क्या सोच क्या है? क्या आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि इसी बहाने पार्टी का प्रसार हो, और अच्छा काम हो तो प्रसार होना भी चाहिए? क्या सोच है, क्या सोचकर आप ये घोषणाएं करते हैं, ये जो मुफ्त की पॉलिटिक्स जिसको लोग कहते हैं? इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो अगर मैं हमारे देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा मुफ्त में देता हूँ, मुझे नहीं लगता इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का कोई काम हो सकता है। अगर मैं अपने लोगों को ये गारंटी और सुरक्षा चक्र देता हूँ, भाई तुम्हारे घर में कोई भी बीमार हो चिंता ना करना, तुम्हारी सरकार है और तुम्हारा सारा इलाज मुफ्त कराऊंगा, मुझे नहीं लगता इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का और सेवा का काम कोई हो सकता है। फिर सरकार होती किस लिए? अगर अपने लोगों का स्कूल नहीं दे सके, शिक्षा नहीं दे सके, बच्चों को अच्छी इलाज ना करा सके, तो लानत है ऐसी सरकार के ऊपर। अब मेरे को ये बताइए, ये जितने मंत्री मुख्यमंत्री घूमते हैं, जितने बड़े बड़े लोग, आप तो ज़्यादा मिलते होंगे इन लोगों से, इनमें इनके सबके घर की बिजली फ्री है। 4-4 हज़ार यूनिट महीना बिजली फ्री, एक एक मंत्री की 4,000 यूनिट बिजली मुफ्त होती है एक महीने में। तो अगर मैंने कह दिया कि मेरे लोगों को मैं 200-300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा, तो बताओ क्या गुनाह कर दिया मैंने? सारे मेरे ऊपर चढ़ के पड़ रहे हैं, पूरे सारी पार्टियां मेरे को गालियां दे रही हैं, सारे पत्रकार मेरे को गालियां दे रहे हैं कि केजरीवाल मुफ्त क्यों देता है। मैं अगर कमा लेता, खा जाता ये सारा पैसा, तो तकलीफ़ नहीं थी किसी को। मैंने कहा नहीं, मैं ईमानदारी से काम करूँगा, मैं खाऊंगा नहीं, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूँगा, जितना पैसा बचता है मैं सारा जनता के अंदर अलग अलग सहूलियत दे देता हूँ। तो मैंने तो कसम खाई है, जो जो सहूलियत मंत्रियों को फ्री में मिलती है मैं अपने लोगों को भी फ्री में दूंगा। हर आम आदमी को खास आदमी बनाऊंगा मैं इस देश का। केजरीवाल साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि पंजाब को ड्रग्स फ्री करना है, ड्रग्स की बहुत बड़ी समस्या है। मेरी सहयोगी प्रतिमा आपसे ड्रग्स पर ही सवाल लेकर आई। 2017 की बात कर लेते हैं। मुझे याद है उस वक्त आम आदमी पार्टी कवर कर रही थी, क्योंकि सबसे प्रमुख मुद्दा जो उस वक्त आपने चुनाव में उठाया पंजाब के, वो ड्रग्स था। लेकिन अब उसकी चर्चा उतनी नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार की बात हो रही है, ठीक है, उसे दूर किया जाना चाहिए, पर ड्रग्स की आप समस्या नहीं है, फिर उसका समाधान हो चुका है? मुझे लगा कि आप अभी जो इन्होंने मजीठिया साहब को गिरफ्तार, वो FIR किया, उसकी चर्चा करेंगे। उसकी भी होगी। उनकी हमने, मैं आ जाता हूँ उस पर। अभी सरकार कांग्रेस की है। कांग्रेस में जब कैप्टन साहब, कांग्रेस की जब सरकार बनी थी, कैप्टन साहब ने गुटके की कसम खाई थी कि सरकार बनने के 1 महीने के अंदर मैं नशा फ्री कर दूंगा पंजाब को। खाई थी, आपको तो याद होगा। पहली चीज़ तो इसका मतलब 1 महीने में हो सकता है। 5 साल के अंदर इन्होंने नशे के ऊपर क्या कार्रवाई की, 5 साल में क्या एक्शन लिया? चुनाव के 10 दिन पहले एक FIR दर्ज कराई है बस, और कुछ नहीं किया इन्होंने 5 साल में, कुछ भी नहीं किया। एक छोटे से, अगर नशा पूरे पंजाब में हर पिंड में है तो इसका मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क होगा, है कि नहीं है? हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, पिंड के लेवल पे, हल्के के लेवल पे, राज्य के लेवल पे पता नहीं कितना बड़ा नेटवर्क होगा, तभी तो डिस्ट्रीब्यूट होता है ये नशा, और उसके स्टॉक पड़े होंगे। कुछ पकड़ा इन्होंने? एक भी आदमी को पकड़ा इन्होंने? एक भी नशे का कोई 100 ग्राम पकड़ी इन्होंने नशा? कहीं पकड़ा? कुछ नहीं पकड़ा। अभी एक FIR करके ऐसे कर रहे हैं जैसे बब्बर शेर हो गए हों, ये नाच रहे हैं चन्नी साहब और सिद्धू साहब और पता नहीं क्या बब्बर शेर। लानत है ऐसी सरकार के ऊपर। 3 महीने के अंदर नशा खत्म हो सकता है। अगर 4 महीने तो चन्नी साहब को भी मिल गए, इन्होंने क्या करा नशे के ऊपर? अगर आपकी नशा खत्म करने की नीयत है और अगर आप नशे वालों के साथ मिले हुए नहीं हैं, आप एक
पूरा का पूरा हमला कर दीजिए पूरे नेटवर्क के ऊपर, तबाह कर दीजिए पूरे नेटवर्क को। सारा जितना नशा आज स्टॉक में है पुलिस वालों को सब पता होता है। अच्छा पुलिस वाला उसको खुली छूट दे दीजिए, देखो सारा स्टॉक सीज कर लीजिए, खत्म हो जाएगा नशा, और अपने बच्चों को रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज दीजिए। उन्होंने क्या करा, 5 साल में चुनाव का फायदा लेने के लिए, गंदी राजनीति करने के लिए एक FIR दर्ज की है और नाचते घूम रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। केजरीवाल साहब, जिनको आप बब्बर शेर कह रहे हैं, वो आपसे ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि आपने विक्रम मजीठिया से माफ़ी क्यों मांगी थी, जबकि आपकी पार्टी ने 2017 में ये पोस्टर लगवाए थे मजीठिया के, ये चिट्टे का व्यापारी है, और जगह जगह पोस्टर लगे, फिर माफ़ी मांग ली। कहते पटियाल साहब, मेरी माफ़ी मांगने से उनको मतलब रोक हो गई थी कि वो अब नशे वालों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। किसने रोका था उनको? मेरे माफ़ी नामे ने कैप्टन साहब को रोक दिया था, अभी अब केजरीवाल ने माफ़ी मांग ली, अब हम नशा बंद नहीं कर सकते। उसका इससे क्या लेना देना है? कोई लेना देना ही नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, कल मैं देख रहा था इनके एक बड़े नेता कांग्रेस के सिद्धू साहब, वो मेरी माफ़ीनामा लेके बैठे हुए थे टीवी में। मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, मैं इसका मतलब ये राजनीति कर रहे हैं चुनाव के 10 दिन पहले FIR दर्ज करके, और अब हमारे ऊपर राजनीति, नशे के ऊपर तुम राजनीति करते हो, इतनी गंदी राजनीति करते हो। सिद्धू साहब, हम आपको नशा खत्म करके दिखाएंगे, 3 महीने में हम नशा खत्म कर देंगे। हमारी सरकार आएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आज एक नई गारंटी दे रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर नशा खत्म कर देंगे हम। इच्छा शक्ति चाहिए। सिद्धू साहब कह रहे हैं कि आपने तो सर्टिफिकेट दे दिया था माफी सिद्धू मांग साहब के। को तो छोड़ ही दो यार, वो तो CM बनना था बेचारे के साथ, बहुत बुरा हुआ। वो तो आपके साथ भी आना चाहते थे केजरीवाल साहब, आपने क्यों नहीं लिया उनको? वो छोड़ो, अंदर की बातें हैं। अच्छे थे, आप भी तारीफ करते थे उनकी। मैं आपने आज भी- तारीफ की थी, मैं आज भी मोहाली में तारीफ- आपने तारीफ की मैं थी आज कि भी- सच्चा आदमी है, बोलता है, मैं इसलिए तारीफ करता हूँ, मैं आज कम से भी- कम अपनी सरकार पे सवाल उठाता मैं हूँ। आज भी तारीफ करता हूँ आज, पर मेरे को उनसे सहानुभूति है, उनके साथ काफ़ी बुरा हुआ आज। मतलब देखो उनकी हालत ये हो गई, उनका CM उनको सीरियसली नहीं लेता, उनकी पार्टी उनको सीरियसली नहीं लेती। अब तो आप भी नहीं ले रहे। मेरी सहानुभूति है, मतलब मैं बस यही चाहता हूँ, वो बहुत टेंशन में रहते हैं आजकल, डिप्रेशन में रहते हैं, तो आपको भगवान ये सब उनका कैसे पता है? वो दिखता है टीवी पे, आप देख लो। तो भगवान उनकी सेहत अच्छी रखे, बस दैट्स ऑल। आई प्रे फॉर हिज लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ। बहुत सारे कांग्रेसी भी कहते हैं और बाकी पार्टियों के लोग भी कहते हैं, आप भी ये बात कहेंगे कि जब तक चुनाव आएगा तब तक पता नहीं सिद्धू साहब कांग्रेस में रहेंगे या नहीं? मुझे नहीं पता, उन्होंने बताया नहीं मुझे। क्योंकि आप बहुत सारी बातें जानते हैं, टेंशन में रहते हैं, वो तो मैंने कहा आपसे भी पूछ लो। मैंने पूछा नहीं, मैं पूछ के बताऊंगा आपको। केजरीवाल साहब, ये बताइए कि आप हर चीज़ की गारंटी दे रहे हैं पंजाब में। आपने शिक्षा की गारंटी दे दी, आपने महिलाओं को पैसे की गारंटी दे दी, आपने ड्रग फ्री करने की गारंटी दे दी, नौकरियां पक्की की जाएंगी, सब गारंटी दे दी। पंजाब एक बॉर्डरिंग स्टेट है, पाकिस्तान का बॉर्डर साथ लगता है, वहाँ से रोज़ कभी टिफ़िन बॉम्ब गिर रहे हैं, कभी ड्रोन से हथियार आ रहे हैं, रोज़ जो है हेरोइन वहाँ से ड्रोन से फेंकी जाती है। क्या आप इस गारंटियों के दौर में आपको ये नहीं लगता कि पंजाब को पाकिस्तान से सुरक्षित रखने के लिए भी गारंटी चाहिए, और वो गारंटी सबसे पहले होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं मानता हूँ आपकी बात, वो रखनी चाहिए। बॉर्डर पे सिक्योरिटी की प्राइमरी जिम्मेदारी केंद्र की है, लेकिन केंद्र के साथ राज्य सरकार हाथ में कंधे से कंधा मिला के काम करेगी। हम भी अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, और राष्ट्रीय सुरक्षा पे, किसी किस्म की बॉर्डर की सुरक्षा पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये मैं आज आपके प्रोग्राम में वचन देता हूँ कि इसमें किसी किस्म की राजनीति नहीं होगी, किस्म की कोताही नहीं होगी, और बॉर्डर्स की सुरक्षा मेंटेन करने के लिए दोनों तरह से, एक तो आपके आतंकवादी आते हैं, ड्रोन आते हैं, बॉम्ब्स आते हैं, और दूसरा नशा आता है वहाँ से। तो दोनों चीज़ों को वो करने के लिए, सुरक्षा भी और नशा भी, दोनों को ख़त्म करने के लिए केंद्र के साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के हम काम करेंगे। आपको लगता है कि इसकी गारंटी अगले दौरे में ही अरविंद केजरीवाल को दे देनी चाहिए? दे देंगे, आज आपके प्रोग्राम में दे दी, सबसे बड़ा चैनल है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। गारंटी दे रहा हूँ मैं, 2 गारंटी दे दी आज आपके चैनल पे, एक नशे की और एक सुरक्षा की। बहुत बहुत शुक्रिया। किसान आंदोलन और आम आदमी पार्टी को ये बताया जाता है कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और किसान आंदोलन को ये बार बार आरोप लगे कि बहुत सी सपोर्ट आम आदमी पार्टी से मिली क्योंकि आंदोलन बीजेपी के खिलाफ था। इसी से जुड़ा हुआ अदिति टंडन सवाल पूछना चाहती हैं आपसे। केजरीवाल जी, इधर नमस्कार। नमस्कार। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि पंजाब की राजनीति में सैक्रिलेज और बेअदबी के जो मसले हैं वो बहुत ज़्यादा इमोटिव इश्यूज़ हैं। आपको भी याद होगा कि 2015 में
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रॉमिस किया था कि बैबल कलां का जो इशू था 2015 की बेअदबी का, वो सॉल्व होगा, वो आज तक हुआ नहीं। अभी पीछे 2 बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स पंजाब में हुए। आपकी पार्टी का सैक्रिलेज को लेकर क्या स्टैंड है, स्पेशली इन द वेक ऑफ द फैक्ट कि पीछे जो 2 किलिंग्स हुई हैं पंजाब में बेअदबी के मामलों में पिछले हफ्ते, उस पर कोई खुल के बयान आपकी पार्टी का या किसी भी पार्टी का नहीं आया? नहीं, हमने तो बोला है बेअदबी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का सब लोग आदर करते हैं। केवल ऐसा नहीं कि सिख समाज आदर करता है, सभी धर्म के लोग बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, बहुत ज़्यादा आदर करते हैं। तो उनका बेअदबी होना, और वो भी दरबार साहब के अंदर, गोल्डन टेम्पल के अंदर जो सबसे बड़ा के वो है एक तरह से आस्था का स्थान है, वहाँ पे होना, ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है और बहुत ज़्यादा पीड़ा की बात है। चुनाव के पहले इस किस्म की घटनाएं होने लगती हैं। कौन कराता है? जाहिर तौर पे कोई ना कोई सियासी लोग इसके पीछे हैं। जाहिर तौर पे ये किसी षड्यंत्र के तहत किया गया है। जाहिर तौर पे उनका मकसद पंजाब के भाईचारे को ख़त्म करना है। मैं पंजाब की जनता से एक तो ये कहना चाहूँगा कि इनके भुलावे में नहीं आना, इनके षड्यंत्र में हमें नहीं फंसना। और पंजाब अपने भाईचारे के लिए बहुत फेमस है। सभी धर्म, सभी जातियों के अंदर बहुत अच्छा भाईचारा, उस भाईचारे को हमें कायम रखना है। दूसरा, पिछले 5 साल के अंदर बेअदबी जो पिछली हुई थी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया, किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई। उस वक्त भी गुटका साहब की कसम खाई थी कांग्रेस के नेताओं ने कि हम बेअदबी करने वालों को सख्त सजा देंगे। अभी तक तो उन्होंने कोई जांच तक शुरू नहीं की है उसके ऊपर। नहीं, जांच तो हो रही है केजरीवाल साहब, SIT SIT बनी रिपोर्ट, है, हाँ। वो गुरमीत राम लेकिन रहीम तक एक्शन तो पूछताछ कुछ हो रही है, फॉर्मर DGP को बुक किया गया है, बादल परिवार के खिलाफ जांच चल रही है उसमें। मास्टरमाइंड जो थे उन तक नहीं पहुंची ना बात। देखिए, अब जिस बंदे ने वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले बेअदबी करी, उसको तो किसी ने भेजा है। किसने भेजा है? उसके पीछे जाहिर तौर पे कोई ना कोई सियासी मास्टरमाइंड है जो पंजाब की शांति भंग करना चाहता है। वहाँ तक जब तक बात नहीं पहुँचेगी, इसको पकड़ने से या इसको वो करने से तो मामला नहीं, तो जब तक वहाँ तक बात नहीं पहुँचेगी तो जांच होनी चाहिए और जो मास्टरमाइंड है वो सामने आना चाहिए और उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि उसको किसी ने भेजा होगा, उसका कोई मास्टरमाइंड रहा होगा। जाहिर तौर पे कोई क्यों, अदरवाइज कोई आके क्यों करेगा? एक आम आदमी क्यों करेगा? उसको क्या मिलेगा? आप खुद सोचिए ना, इसको उसको कोई क्यों करेगा? आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कौन लोग हो सकते हैं? मुझे नहीं पता। जो इतना ये बड़ा तो जघन्य जांच की, अपराध कर सकते हैं। ये तो जांच का विषय है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हम इसकी पूरी ईमानदारी के साथ जांच कराएंगे, इसकी भी और पुराने बेअदबी के सारे मामलों की जांच कराएंगे और इनके पीछे जो भी मास्टरमाइंड है उनको बेनकाब करेंगे और उनको सख्त सजा दिलवाएंगे। आपको लगता है कि लिंचिंग नहीं होनी चाहिए थी? अगर वो आदमी जिंदा रहता तो मास्टरमाइंड तक पहुंचने में मदद मिलती। अगर वो जिंदा होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, उस मास्टरमाइंड तक पहुंचने में मदद मिलती। क्या इस तरह से मौके पर मारा जाना ठीक है कि जो अपराध करता उसको मौके पर मार दो? जैसा मैंने कहा कि अगर वो जिंदा होते तो वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी मदद मिलती। किसान आंदोलन से जुड़ी एक बात और पूछना चाह रहे थे आपसे कि आखिरकार आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेल के आपका खेल खराब किया? पंजाब में चुनाव आ रहा था और गुरुपुरब के मौके पर प्रधानमंत्री ने आकर कह दिया कि हम तीनों कृषि कानून वापस लेते हैं, बाकी मांगे भी मानेंगे, तो आम आदमी का पार्टी का खेल बिगड़ा। और दूसरा, आपको लगता है कि किसान अब भी आपको वोट देगा? देखिए, बीजेपी तो जो भी करती है मास्टर स्ट्रोक ही होता है। उन्होंने बिना मास्टर स्ट्रोक के तो आज तक कभी कुछ किया नहीं। जब वो तीनों कानून लेके आए थे, काले कानून, तो सारे बीजेपी वाले कह रहे थे क्या मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी, क्या मास्टर स्ट्रोक है। और जब तीनों कानून वापस लिए तो सारे बीजेपी वाले फिर कह रहे थे मोदी जी क्या मास्टर स्ट्रोक है। आप किसको मास्टर स्ट्रोक मानते हैं, पहले वाले को या बाद वाले को? मैं सोच रहा हूँ क्या गत बना दी बीजेपी वालों की मोदी जी ने। ऊपर से ऑर्डर आता है कि सारे मास्टर स्ट्रोक बोलेंगे आज, तो सारे मास्टर स्ट्रोक बोलना चाहते। शक्ल दिखाने लायक नहीं बची बीजेपी इस देश के अंदर, शक्ल दिखाने लायक नहीं बची, आप उसको मास्टर स्ट्रोक बोल रहे हैं। उन्होंने, देखिए जनतंत्र क्या है? जनतंत्र कोई 5 साल में एक बार वोट देने को जनतंत्र नहीं कहते। जनता के हिसाब से और जनता की मर्जी से सरकारें चलें, उसको जनतंत्र कहते हैं।
इतने बड़े स्केल के ऊपर इतना बड़ा आंदोलन, मुझे लगता है कि दुनिया के इतिहास में, भारत तो छोड़ो, दुनिया के इतिहास में इतना लंबा आंदोलन हुआ है कभी? इतना बड़ा आंदोलन हुआ है कभी? उस आंदोलन के बावजूद उन्होंने 1 साल लगा दिया, 700 लोगों को शहीद होना पड़ा उनको मनवाने के लिए। ये जनतंत्र नहीं है। 1 महीने के अंदर, 10 दिन के अंदर उनको कानून वापस ले लेना चाहिए था। वो कह रहे थे किसानों के फायदे का कानून है, किसान कहते हैं जी हमारा फायदा नहीं हो रहा, मान लेते, वापस ले लेते। वो मास्टर स्ट्रोक होता। अगर ये 1 साल पहले, जब ये 26 नवंबर को पिछले साल आए थे, दिसंबर के महीने तक ये कानून वापस ले लेते, सब कहते कि वाह बीजेपी वाले कितने जनतांत्रिक हैं, उन्होंने जनता की सुन के और आवाज़ सुन के और वापस ले लिया, क्रेडिट मिलता। अब कोई क्रेडिट नहीं मिलता। तो आपको तो इसका फायदा ही है, और ये भी जनतंत्र ही है ना। 300 से ज़्यादा सीटें जीत कर आए हैं, तो वो भी जनता नहीं दी है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, केवल सीटें जीतना और चुनाव जीतना ही जनतंत्र नहीं होता कि 5 साल में एक बार वोट डालने को जनतंत्र नहीं कहते। जनता के हिसाब से और जनता की आवाज़ के हिसाब से सरकार को चलाना, उसको जनतंत्र कहते हैं। पंजाब की पॉलिटिकल मैनेजमेंट पे जाते हैं। पिछली बार भी सर्वे में बड़ी हवा आ रही थी कि आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी, लेकिन आप उसको वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। स्थिति कमोवेश आज भी वैसी ही है। आपको लग रहा होगा कि भले ही आप जो है वो बहुमत के साथ आगे नहीं आ रहे हैं, लेकिन सर्वे दिखा रहे हैं कि आपका एज है उसमें। लेकिन इस बात की क्या कोई गारंटी है, आपका मैनेजमेंट ठीक है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आपका वोट कन्वर्ट हो पाएगा उस तरह की तरफ, या नहीं हो पाएगा? या पिछली बार की तरह इस बार भी आप कांग्रेस और बीजेपी के जाल में फंस के खुद 20 सीटों पे आ जाएंगे? नहीं पटियाल साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमने कई गलतियां की पिछली बार, उनको हम मानते हैं। उन गलतियों से हमने सीखा है, अपना सिस्टम पूरा ठीक किया है हम लोगों ने, और मैं उम्मीद करता हूं कि उस तरह की दोबारा गलतियां नहीं होनी चाहिए। सामने वालों ने भी कई षड्यंत्र रचे, इस बार भी रचेंगे, पर इस बार हम पिछली बार से ज़्यादा सतर्क हैं और पिछली बार से ज़्यादा तैयार हैं। कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता जाने लगे हैं बीजेपी में। कांग्रेस बिखर रही है, ख़त्म हो रही है कांग्रेस, खिलर रही है। पंजाबी में खिलर कहते हैं ना, खिलर रही है कांग्रेस। आप मुझसे पूछ रहे थे कि आपके 10 MLA चले गए, तो मैंने तो जवाब दे दिया। कांग्रेस के मैं सुन रहा हूँ कि अगले हफ्ते बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता छोड़ छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। कौन कौन जा रहे हैं बता दीजिए जो आप सुन रहे हैं। मेरे को नहीं पता, आपको ज़्यादा पता है, आप ही बताते हो मेरे को। तो चलिए जो मैंने बताए हैं वही बता दीजिए। नहीं, मेरे को शोभा नहीं देता। अच्छा, एक बड़ा दावा करके आए हैं आप चंडीगढ़ में, और ये चंडीगढ़ और पंजाब के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है और देश के लिए भी बहुत बड़ी खबर होगी कि चंडीगढ़ पंजाब को देने जा रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता भी पंजाब में दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री 27 तारीख को इसका ऐलान भी कर सकते हैं। आपके पास इस दावे को साबित करने के लिए क्या तथ्य हैं, या ये एक कोई अफवाह है? दावा नहीं किया मैंने, बिल्कुल नहीं किया। मैंने 3 बार बोला कि बड़ी स्ट्रांग अफवाह है। दावा बिल्कुल नहीं किया। हम थोड़ी दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, उनको पता होगा। पर बहुत स्ट्रांग अफवाह है कि बीजेपी इस किस्म के 2-3 बड़े ऐलान अगले हफ्ते करने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो मैं किसान आंदोलन को बधाई दूंगा, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से, जो आप कह रहे थे ना कि बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, तो बीजेपी शक्ल दिखाने लायक नहीं बची। तो बीजेपी पंजाब में घुस सके, इसलिए ये लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग रिझाए जाएंगे, खुश होंगे, तो समय बताएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि 370 खत्म करने के बाद ये बहुत बड़ा फैसला होगा जिससे भौगोलिक स्थितियां बदलेंगी? एक बारी करने देते हैं इनको, देखते हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव जीतने के लिए आपने ये बात कह दी हो? नहीं, ऐसा नहीं है, पर ऐसा सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, आप ही बताते हैं हम लोगों को। क्या बताया, और वो भी बता दीजिए। यही कि वही चंडीगढ़ देने जा रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री जी ऐलान करने वाले हैं। ये बड़ी स्ट्रांग र्यूमर है चारों तरफ। केजरीवाल साहब, आपने कहा कि पंजाब में एक नकली केजरीवाल घूम रहा है, लेकिन हमारे साथी मुकेश केजरीवाल वो असली हैं, वो भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। भूमिका कुछ अनोखी बताई आपने। खैर, मैं जब आ रहा था आज अरविंद जी, तो कुछ बच्चों से पूछा अरविंद केजरीवाल को जानते हो, तो उन्होंने 2-3 बातें कही। उसमें एक प्रमुख बात ये थी कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, बहुत महत्वपूर्ण था। अभी बड़ी देर से बातचीत हो रही है, क्या भ्रष्टाचार अब आपकी प्राथमिकता में, और जो आपका बल्कि राजनीति में आने का, पब्लिक लाइफ में आने का एक बड़ा कारण, जो पर्सपेक्टिव है लोगों का, उसमें एक बड़ा ये कारण था, अब वो कहाँ पे है? और क्या दिल्ली में जो अब तक आपका शासन रहा, उसमें आपने पंजाब में क्या अलग होगा? क्योंकि यहाँ पे आपके अधिकार कुछ अगर सीमित थे, तो क्या आपने सोचा इस बारे में, अगर आप बताएं। नहीं, भ्रष्टाचार सबसे पहली देश की
ईमानदार सरकार दी है हमने दिल्ली के अंदर। इसके पहले याद कर लो, कांग्रेस की सरकार थी, रोज़ कॉमनवेल्थ घोटाले, 10 रुपए का सोप के 100 रुपए में ख़रीदा गया, याद करो वो दिन। रोज़ भ्रष्टाचार की खबरें होती थी दिल्ली के अंदर। दिल्ली को पूरी दुनिया के अंदर किससे जाना जाता था पहले? कॉमनवेल्थ घोटाले से, CNG किट घोटाले से, ये सारे घोटाले हुए थे। आज पूरी दुनिया दिल्ली को कैसे जानती है? स्कूल से, अस्पताल से, मोहल्ला क्लिनिक से, बिजली से। ये हमने कैसे हासिल किया? हमने तो कोई टैक्स नहीं बढ़ाई दिल्ली के अंदर, हमने तो कुछ नहीं किया। तो पैसा कहाँ से आया? चोरी का पैसा बंद कर दिया। मैं भी पैसे नहीं खाता, अफसरों को भी पैसे नहीं खाने देता, वो पैसा खूब बच जाता है। उस पैसे से हमने लोगों की दवाई फ्री कर दी, लोगों की शिक्षा फ्री कर दी, लोगों के लिए बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, लोगों को सहूलियत दे दी। आज पूरे देश में जितनी पार्टियां हैं, सारे ऐसी ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जिससे इतनी महंगाई हो गई है। हमारी अकेली पार्टी है जो लोगों की थोड़ा सा राहत देती है कि लो थोड़ी सी बिजली भी फ्री ले लो, थोड़ा सा पानी भी फ्री ले लो। तो भ्रष्टाचार, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की है दिल्ली के अंदर। अब आपको किसी सरकारी दफ्तर में जाके लाइनों में नहीं खड़ा, दलाल के पास नहीं जाने की ज़रूरत। 1076 नंबर पे फ़ोन करो और आप बता दो मेरे को सरकार से ये काम कराना है। आपके घर आके काम करके जाते हैं। कोई दिल्ली सरकार का कर्मचारी आपके घर आएगा, आपका राशन कार्ड बनाना है, आपको जो भी काम कराना है, आपके घर आके करके जाता है। भ्रष्टाचार तो ख़त्म कर दिया दिल्ली के अंदर, तो मुद्दा नहीं बचा। अब ऐसे ही पंजाब से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, वहाँ भी मुद्दा नहीं बचेगा। पर केजरीवाल साहब, वहाँ तो चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने भी बिजली की दरें सस्ती कर दी हैं, गरीब लोगों के पुराने पानी के बिल माफ़ कर दिए, पंचायतों के बिल माफ़ कर दिए। आप उनको फिर नकली केजरीवाल क्यों बोलते हैं? कैसे बोला? करे नहीं ना, वो नकल तो कर रहे हैं लेकिन करते किया है कहते हैं। वो अब तो उनका नाम ही ऐलानजीत सिंह हो गया। वो ऐलान करते हैं, बस करते कुछ नहीं है। पर वो कहते हैं मैं विश्वासजीत सिंह हूँ। हैं? वो तो कहते हैं मैं विश्वासजीत सिंह हूँ। तो वो दिखाएं, जैसे उन्होंने कहा कि मैं बिजली फ्री कर दी मैंने पंजाब में, दिखाएं बिजली का बिल फ्री दिखाएं। मैं तो लाया भी था आज, साथ में गाड़ी में रह गया आपको दिखाने के लिए। आपने किए, उन्होंने भी किए थे। वो तो पुराने वाले हैं जो 200 यूनिट SC समाज को मिलती है, वो पुराने वाले बिल ले आए। वो तो पता नहीं कितने 20-25 साल से पंजाब के अंदर चल रहा है। इन्होंने कौन से करे? इन्होंने एक भी बिजली का बिल फ्री कराओ मेरे को दिखा दो। इन्होंने कहा 5 रुपये रेता मिलती है, हमारे लोग गए 50 रुपये मिल रही है, 25 रुपये मिल रही है, 30 रुपये रेता मिल रही है, 5 रुपये तो कहीं नहीं मिल रही। इन्होंने कहा मैंने रेता माफिया ख़त्म कर दिया। इनके अपने हल्के के अंदर रेता माफिया चल रहा है और वहाँ के सरपंच ने बताया, जी चन्नी साहब भी आए थे यहाँ, देख के गए हैं, उनको पता है रेता माफिया, रेता की चोरी चल रही है, रेता माफिया चल रहा है खुद। तो आप ये भी वचन दे दो कि आप चीफ मिनिस्टर चन्नी की भी इंक्वायरी करवाओगे अगर आपकी सरकार बन गई तो? सबकी कराएंगे जी। जिन जिन लोगों ने पंजाब को लूटा है, सारा पंजाब का पैसा वापस पंजाबियों को वापस कराएंगे। वो आपको काला भी कहते हैं, आपके स्वेटर पे भी सवाल उठाते हैं और बोलते हैं कि छोटा सा नाटा सा काला सा आदमी आता है, वो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। मैं उनको यही कहना चाहता हूँ जी, मैं काला हूँ, मेरे कपड़े ख़राब हैं, मेरा सब कुछ ख़राब है, पर मेरी नीयत साफ़ है। उनकी खराब है? साफ नीयत चाहिए। उनकी तो नीयत ख़राब ही नज़र आ रही है। रोज़ झूठे झूठे वादे करते हैं, नौटंकी करते हैं। अब वो कहते हैं मेरे को गिल्ली डंडा खेलना आता है, मेरे को कंचे खेलने आते हैं, और पता नहीं गाय का दूध निकालना। मेरे को कंचे खेलने नहीं आते, मेरे को गिल्ली डंडा खेलना भी नहीं आता। आपने खेले भी नहीं कभी? ना, मैंने नहीं खेले, और मेरे को खेलना भी नहीं आता। मेरे को स्कूल बनवाने आते हैं, मेरे को अस्पताल बनाना आता है। तो पंजाब के लोग तय कर लें, उनको गिल्ली डंडा खेलने वाली सरकार चाहिए कि स्कूल बनवाने वाली सरकार चाहिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपने इतनी देर की बातचीत की और मैं ये उम्मीद कर रहा था कि जैसे आपने बताया, और हम सब मानते हैं, मेरा कृषि कानून पर एकदम अलग विचार है, लेकिन हम सब मानते हैं कि दुनिया में इतना बड़ा आंदोलन हुआ नहीं। और पंजाब वो राज्य जहाँ खेती किसानी सबसे दुरूह दौर से गुजर रही है, सबसे बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है। आपने अपने शुरुआती उद्बोधन में भी और अभी तक भी जितनी बात हुई, किसान कानून ये वापस हो गए, शक्ल दिखाने लायक बीजेपी नहीं बची, लेकिन यू टर्न आपने भी लिया था। आपने नोटिफाई किया था कृषि कानूनों में से एक को, वापस ले लिया। और आप में से कोई नेता ये नहीं बता रहा है, सब कह रहे हैं कृषि कानून खराब, काला कानून। करेंगे कैसे? पंजाब के किसानों की स्थिति सुधारेंगे कैसे? घोषणा पत्र में वो सबसे ऊपर क्यों नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए। हम किसानों के साथ बैठ के बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा भाई मेरे को तो खेती नहीं आती, लेकिन हम लोगों की सुनते हैं और किसानों के साथ बैठ के बातचीत चल रही है, और हमारी बहुत बड़ी घोषणा बहुत जल्दी पंजाब के अंदर होने वाली है। तो उसमें कृषि को कैसे सुधारा जाएगा, इसका पूरा खाका हम जनता के सामने पेश करेंगे। पंजाब इस बार
पिछली बार के मुकाबले पंजाब पॉलिटिकली आपको कैसे अलग लग रहा है आम आदमी पार्टी के नज़रिए से? मुझे लगता है मोटे मोटे तौर पे अगर पंजाब की हालत देखें, जैसे मैंने कहा पिछली बार लोगों को कैप्टन साहब पे भरोसा था, अकाली दल से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुके थे, पर कैप्टन साहब 10 साल हो गए थे अकाली दल को काम करते करते। कैप्टन साहब को एक मौका दिया उन्होंने। कैप्टन साहब उस समय एक उम्मीद बन के निकले थे और जिस तरह से उन्होंने एक एजेंडा दिया था पंजाब को, इस बार दोनों पार्टियों से निराश हो चुके हैं वो। और एक सबकी ज़ुबान पे एक ही बात है, यार एक मौका देना तो बनता है, एक मौका तो इनको देना चाहिए, एक मौका देना तो बनता है। एक मौका हमें दे के देख लें, जैसे दिल्ली वालों ने एक मौका दिया था, अब बार बार मौके दे रहे हैं। पंजाब के लोग भी एक मौका दे दें। 25 साल उन्होंने कांग्रेस को मौका दिया, 19 साल उन्होंने बादल परिवार को मौका दिया, एक मौका हमें दें। मैं यकीन दिलाता हूँ अगली बार कोई सीट नहीं आएगी दूसरी पार्टियों को, इतना अच्छा काम करके दिखाएंगे। मोदी साहब के विरोध में विपक्ष को एक सशक्त चेहरा चाहिए, बड़ा मजबूत चेहरा चाहिए, और राहुल गांधी आए, उन्होंने कोशिश की, अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। क्या अरविंद केजरीवाल अपने आप को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विपक्ष में एक मजबूत चेहरा मानते हैं, या सीधा सवाल ये कहूँ कि क्या आप अपने आप को प्राइम मिनिस्टर मटेरियल मानते हैं? ना, मेरे को ये राजनीति आती नहीं तोड़ जोड़ की, इसके खिलाफ ये चेहरा चाहिए, ये सारे इकट्ठे हो जाओ, फिर इसको हराना है, इस पार्टी को हराना है, इस आदमी को। मैं छोटा सा आदमी हूँ यार, इस देश का आम आदमी हूँ। राजनीति में लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य है देश को आगे बढ़ाना, उसी के लिए आया था मैं, और आज तक वही है। देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्लान होना चाहिए, क्या ब्लूप्रिंट होना चाहिए, वो जरूरी है। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, हाँ या ना में जवाब दीजिए। देश को बढ़ाने का ब्लूप्रिंट तो कौन देखता है? जैसे प्रधानमंत्री का चेहरा देखता है। दिल्ली के अंदर हमने ये साबित कर दिया, अभी तक जानबूझ के पिछले 75 साल में इस देश के सरकारी स्कूलों का कबाड़ा किया गया, जानबूझ के। मैं जानबूझ के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि लोग पिछड़े रहें, ताकि लोग इनका वोट बैंक बन के इनको वोटें देते रहें। जानबूझ के पिछड़े रखा, हमने साबित कर दिया कि सरकारी स्कूल अच्छे हो सकते हैं। तो अगर दिल्ली के हो सकते हैं तो पूरे देश के लिए आज हमारे पास ब्लूप्रिंट है कि हम हर बच्चे को, चाहे गरीब परिवार में जन्मे चाहे अच्छे अमीर परिवार में जन्मे, 130 करोड़ लोगों के इस देश के अंदर हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देने का ब्लूप्रिंट आज हमारे पास है। यानी आप अपने आप को प्राइम मिनिस्टर मटेरियल मानते हैं अगर देश का ब्लूप्रिंट बना लिया है तो? देश का ब्लूप्रिंट हर एक को बनाना चाहिए पटियाल साहब। आप भी इस देश के व्यक्ति हैं, देशभक्त हैं आप। हर आदमी के पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए और हम सबको शेयर करना चाहिए। जो भी हमारा ब्लूप्रिंट हो सबको शेयर करना चाहिए, सबको मिलके बनाना चाहिए। वही ब्लूप्रिंट सक्सेसफुल होगा जो 130 करोड़ लोगों का ब्लूप्रिंट होगा। हाँ या ना में जवाब दे दीजिए ना एक लाइन में। देखिए साहब, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, इस रेस, इन सारी रेसेस के अंदर मैं नहीं हूँ। मेरे को ये रेस भी नहीं आती है, जोड़ तोड़ की राजनीतियाँ भी नहीं आती, गठबंधनों की राजनीति, मेरे को ये सब नहीं आता समझ। मेरे लिए देश सर्वोपरि है। आप देखिए, आप जो आपके लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, आप उनके साथ पूरा टाई अप रखते हैं, ऐसे मत कहिए कि नहीं आते हैं। मेरे सामने केवल और केवल एक ही लक्ष्य है कि अपने देश में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लोग बहुत अच्छे हैं, भगवान ने सारे रिसोर्सेज दिए हैं। ये देश पिछड़ा क्यों रह गया? गंदी सियासत की वजह से। प्रतिमा अगला सवाल पूछना चाह रही हैं। सर, ममता बनर्जी टीएमसी को समय समय पर आपने सपोर्ट किया और तारीफ भी की। गोवा चुनाव में सीन बदला बदला सा लग रहा है। आप वहां पहुंचे तो आपने कहा कि उन्हें बेवजह तवज्जो दी जा रही है, वो रेस में ही नहीं, ऐसा क्यों? तो मैं तो अभी भी इज्जत करता हूँ, इसमें कहने में क्या है? वो एक्चुअली फैक्ट है, मैंने फैक्ट स्टेट किया भाई, वो उनका वोट शेयर कुछ खास नहीं है। तो वो पत्रकार ने पूछा जी आप सारी पार्टियों का नाम लेते हो अपने भाषण में, बीजेपी को भी गाली देते हो, कांग्रेस को भी देते हो, टीएमसी का नाम ले लेते हो। मैंने कहा वो है ही नहीं रेस में, ऐसे तो 1350 पार्टियां हैं, मैं हर एक का नाम थोड़ी लूँगा। तो गोवा के अंदर वो रेस में नहीं है बस। पर मैं आज भी ममता जी को अपनी बड़ी बहन मानता हूँ, आज भी मैं टीएमसी की इज्जत करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ जिस तरह से उन्होंने शानदार चुनाव लड़ा वेस्ट बंगाल में। नहीं तो वाकई आप मानते हैं कि बेवजह तवज्जो दी जा रही है? कौन सी? टीएमसी को? वो एक पत्रकार दे रहा था, आप नहीं देती, वो देता है, वो गलत कर रहा था। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। अरविंद जी, आप जब सवाल के जवाब दे रहे हैं तो लोगों को लाजवाब कर दे रहे हैं, लेकिन जब चाइनीज वायरस इस देश में आया और दिल्ली में वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक, तो लोगों को लगा चलो ठीक है, फंसेंगे तो वहीं चले जाएंगे, कहाँ सुप्रीम कोर्ट और मोदी जी के चक्कर में पड़ेंगे। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो वो तो बंद हो चुकी थी
और अखबारों में जो तस्वीरें आई, टीवी पर जो चला कि कहीं पे कोई जानवर है, कहीं अतिक्रमण हो गया, तो ये सब रिपोर्ट भी आप तक पहुंचती है या नहीं पहुंच पाती है? आपने जो ये स्टेटमेंट दिया, इसकी तहकीकात करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, बिल्कुल तहकीकात करके ही बोल रहा हूँ। मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गई थी जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। नहीं, मैं अब आपको सारी बातें, एक तो आपने कहा वहाँ जानवर फिरते हैं। कुछ मोहल्ला क्लिनिक बन के, नए मोहल्ला क्लिनिक बन के तैयार थे, वहाँ पे पोस्ट सैंक्शन होनी थी, उसका इंतज़ार चल रहा था। पोस्ट सैंक्शन करने का अधिकार हमारे पास नहीं है, वो एलजी साहब के पास है, जो हमारे यहाँ की वो है एडमिनिस्ट्रेटिव, उसमें साल भर लग गया। तो जो कुछ 20-25 मोहल्ला क्लिनिक की बिल्डिंग बन के तैयार हुई थी, उसमें फिर कोई एसी चुरा के भाग गया, उसमें गायें फिरने लग गई, कुत्ते फिरने लग गए, तो उनकी बीजेपी वालों ने फ़ोटो खींच के फैला दिया कि भाई यहाँ तो कुत्ते घूमते हैं, यहाँ तो जानवर घूमते हैं, फलाना ढिमका। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि जो मोहल्ला क्लिनिक शुरू हो चुके हैं उनके अंदर कोई ऐसी हालत है, ऐसी नहीं है। दूसरी चीज़, अगर देश के अंदर कोई अच्छा काम हो, चाहे आप किसी भी पार्टी के हों, आपको उस अच्छे काम को बदनाम नहीं करना चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक अच्छा कॉन्सेप्ट है। मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए यूएन के सेक्रेटरी जनरल आए थे, स्वीडन की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आई थी मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए। दुनिया के अंदर नाम हो रहा है और हम ज़बरदस्ती अपने मोहल्ला क्लिनिक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी चीज़, कोरोना का इलाज मोहल्ला क्लिनिक में नहीं होता, ये आपको किसने कह दिया? तो जो बीजेपी वाले कहते हैं अरे कोरोना का इलाज तो मोहल्ला क्लिनिक में हो ही ना, तो बेवकूफ़ हैं वो बीजेपी वाले, उनको इतनी भी समझ नहीं है। तो वो जो अंधभक्त वाली जो डेफिनेशन है ना, वो वही है मतलब थोड़ा तो यार दिमाग लगाओ। अब कोई कहे मेरा वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक किस लिए बनाए हैं? भाई आपको बुखार हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, जो नॉर्मल फ्लू हो गया, छोटी मोटी पेट में दर्द है, दस्त लग गए, इस किस्म की छोटी मोटी जो प्राइमरी लेवल का हेल्थ सेंटर है वो है वो। तो आपको अभी दिल्ली में किसी को खांसी भी हो जाए ना, तो वो ऑल इंडिया मेडिकल भागता है, अब आपको जाने की जरूरत नहीं, मोहल्ला क्लिनिक है। लेकिन आपको कैंसर हो जाए और आपको कह रहे केजरीवाल का देखो मोहल्ला क्लिनिक, कैंसर का भी इलाज नहीं करता, तो वहाँ कैंसर का इलाज नहीं होता यार। कैंसर का इलाज तो आपको ऑल इंडिया मेडिकल में ही जाना पड़ेगा ना। तो वहाँ जिनका इलाज होता है वो उसका होता है। फिर उसके बाद हमने सेकेंडरी लेवल पे पॉलीक्लिनिक बनाए हैं और टर्शरी लेवल पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में। हर एक का अपना अपना काम है। केजरीवाल जी, दिल्ली में आपकी मतलब दिल्ली सरकार और सेंटर के जो खींचतान बीच में होती रहती है वो तो जग जाहिर है। बिल्कुल नहीं है, बड़े अच्छा मतभेद भी बना के चलते हैं हम सेंटर से। एलजी के और दिल्ली सरकार के मतभेद भी नज़र आते हैं। बिल्कुल नहीं है, कई मौक़ों पे एलजी साहब के साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। नहीं, आपकी नहीं, मैं सरकार की बात कर रही हूँ। तो जब दूसरे राज्यों में भी सरकार बनेगी तो क्या इस तरह के बीच बीच में खींचतान चलती रहेगी राज्यपाल के साथ? और ख़ास तौर पे मैं पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में कहूँगी, क्योंकि आपने खुद माना कि बॉर्डर का स्टेट है और वहाँ पे आप सेंटर के साथ अच्छे संबंधों के साथ बनाकर चलेंगे ताकि बेहतर सुरक्षा दे सके। देखिए, दिल्ली के एक्सपीरियंस से सेंटर से काम कराना तो हमें ही आता है, ये तो आप मानेंगे। जितने काम हमने कराने थे सारे करा लिए हमने सेंटर से काम। तो सेंटर से काम कराना हमें ही आता है। सेंटर से बनानी हो जब बना लेते हैं, जब थोड़ी बिगाड़नी हो हल्की सी तो बिगाड़ भी लेते हैं, थोड़ी उंगली टेढ़ी करनी हो वो भी कर लेते हैं। काम हम ही करा सकते हैं। पंजाब के बॉर्डर स्टेट को हम पूरी सुरक्षित रखेंगे और उसमें किसी किस्म की राजनीति बीच में नहीं आने देंगे। और वहाँ पे आपने गवर्नर के रोल का कहा, वहाँ गवर्नर का रोल होता नहीं है बिकॉज फुल स्टेट है, तो वहाँ पे गवर्नर के पास फाइलें नहीं जाती। केजरीवाल साहब, आपने कहा कि हम सेंटर से जब बनानी होती है बना लेते हैं, बिगाड़नी होती है थोड़ा सा बिगाड़ मेरा लेते मतलब हैं। ये लेकिन कहने का सवाल issue ये based- है कि इसीलिए आजकल आप प्रधानमंत्री के खिलाफ ज़्यादा नहीं बोलते हैं कि काम हो रहे हैं। नहीं, जब बोलना होता है बोलते हैं। जब मुद्दे की बात होती है, अब तीनों काले कानूनों को हमें क्रिटिसाइज़ किया, पूरा साल क्रिटिसाइज़ किया, खूब जम के किया। जो फाइल भेजी थी उन्होंने कि यहाँ के स्टेडियम को जेल बना दो, मेरे पे बड़ा प्रेशर आया, ऊपर से खूब प्रेशर उन्होंने डाला कि जेल बना दो, मैंने नहीं बनाया। खूब नाराज़ हुए वो लोग, होते रहे, मैं तो किसानों के साथ खड़ा हूँ। चलिए, आखिर में एक ऐसा काम बता दीजिए
जो आपको लगता हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के लिए अच्छा किया? एक काम तो बता ही सकते हैं। जनता को करने दीजिए। ये सब क्वेश्चन के 5 अपने 5 खराब काम बता दो और उनके 5 अच्छे काम बता दो। ये वाले क्वेश्चंस में एक पूछ रहा हूं मैं फंसने वाला नहीं हूँ इन क्वेश्चंस में ना। जनता तय करती है। जनता में, जनतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता तय करती है। जनता को काम अच्छे लगते हैं, जम के 300 सीट भी देती है। जनता को काम अच्छे नहीं लगते, नहीं देती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप आए, आपने इतना समय निकाला घोषणा पत्र में। और आज के घोषणा पत्र में इतना ही। लेकिन जब तक 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, एबीपी न्यूज का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और हम किसी न किसी शख्सियत को घोषणा पत्र में यूं ही आपके मंच पर लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।